बुजुर्गों की कहावत है कि जिसका बिगड़ा आहार उसका बिगड़े व्यवहार। हमारे देवराज नागर जी गुजरों के सबसे पहले डीजीपी रहे थे। देखो ये टांग खींचना ये उनका काम है जो खुद से कुछ नहीं कर पाते। ये तो राक्षसी खाना हुआ। निरोगी काया है तो वो भी एक बहुत बड़ा भगवान का वरदान है कि कोई शरीर में रोग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है गुजर ज्ञान चैनल। यहाँ पर आपको मिलेगी गुजर बायोग्राफी, गुजर सॉन्ग और गुजर समाज से जुड़ी हुई खबरें। दोस्तों आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के दबंग गांव दादूपुर में और आज हम आपको मिलवाएंगे चौधरी कुकनजी महाशय जी से। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाबा से मिलवाते हैं जिनकी उम्र 102 साल बताई जा रही है। जो उनका रहन सहन था, खान पीन था, उनके बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें इतना समय दिया इंटरव्यू के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सबसे पहले आप बाबा के बारे में बता दो, बाबा का नाम और गांव का नाम। राम राम जी भैया। बाबा का नाम है हमारे खुक्कन महाशय जी और गांव का नाम है दादूपुर जो कि दनकौर तहसील में आता है और जिला गौतम बुद्ध नगर में। भाई हम बात करें बाबा की पढ़ाई लिखाई की, तो बाबा ने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर रखी थी और कितने तक पढ़े बाबा? इसमें भाई देखो उस समय देश गुलाम था तो उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, तो उस कारण बाबा कभी स्कूल तो जा नहीं पाए। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि चारों वेद और हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार सामान्य हवन परिवारों में किए जाते हैं वो सबके जो भी मंत्र है सब कंठस्थ है, यानी कि सारे मुजवानी याद है। देव सवितर धुतानि परास्तु है यद भद्र टनासु हिरण्य गर्भस्य, ये दूसरा मंत्र है। हिरण्य गर्भ समय वर्तसागरी भूतस्य जाति पतिरेक सदाधार पृथ्वी धौम से कस्मै देव सविदेव आतम जाबलदास्य विश्व उपास्य पर सौम्य सदैव छाया अमृतम तस्य मृत्यु कस्मै देव सविदेव। ये प्रांत निविशतो मयि कई जा जगह तो भुवयाई सहसद पद चतुर पद कस्मै देव सविदेव ये न गौरुगुणा पृथ्वी चरणा सहतम नौ राजस्व विमोदे कस्मै देव। एक नाम धरती माता, दो नाम द्वारका, तीन नाम तीनों लोक, चार नाम चारों वेद, पाँच नाम पाँचों पर्दो, छह नाम कृष्ण, सात खंड आठों आठ, नौ दीप, 10 के 11, 11 81, 12 वेदों, 13 की 13 भी, 14 रतन, 15 पखवाड़ा, 16 दिन को महाभारत, 1900 और 20 में। भाई बाबा की हम फैमिली की बात करें तो बाबा की फैमिली में कौन कौन है, कितने भाई बहन है और कितने बच्चे हैं बाबा के? इसमें जी हमारे बाबा 3 भाई थे और बाबा के हमारे 3 लड़के हैं और सब कुशल परिवार, एक बड़ा परिवार है, खूब 30-35 मेंबर परिवार में इस वक्त है। भाई जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, बाबा ने लड़ाई लड़ी भी होगी और देखी भी होगी, तो क्या क्या हुआ था आपको बाबा ने कुछ बताया होगा तो भाई बता दो। हाँ उस समय जैसा कि बाबा से हम भी जब छोटे थे तो सुनते थे कि 1920 में हमारे बाबा का जन्म हुआ है, तो सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। उस हिसाब से बाबा कुछ 17-18 साल के थे, यानी कि युवा अवस्थी में थे। और जैसा बाबा बताते हैं, बाबा के उस समय के जो साथी थे, जो दोस्त है, वो भी बताते थे उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों के एक पास में चौकी थाना हुआ करता था दनकौर। तो वहाँ से जब अंग्रेज यहाँ आया करते थे तो उस समय अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, इस तरह के नारे लगाए जाते थे, तिरंगा लहराया जाता था उस समय भी। अगर बात करें तो शहीद भगत सिंह साहब के जो छोटे भाई है कुलतार सिंह साहब, उनके साथ भी बाबा ने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी काम किया है। इनफैक्ट हमारे गांव के और भी जो बुजुर्ग रहे हैं उस समय, सभी ने बड़ा सहयोग दिया देश की आज़ादी के लिए। ये हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे। भाई आज की जनरेशन हम देखते हैं लोग फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, और बाबा की उम्र 105 साल है। तो बाबा क्या खाते पीते थे, आपको बाबा ने कुछ बताया होगा कि इसलिए आज भी अष्टपुष्ट बने हुए हैं बाबा? इसमें जैसा कि हम भाई सुनते अपने पापा से, अपने ताऊओं से, तो यहाँ से करीब यमुना नदी है 21 किलोमीटर, 7 कोस बताते हैं, तो 21 किलोमीटर यहाँ से यमुना नदी है। तो हमारे बाबा उस समय यमुना नदी तक अपने गाय भैंस लेके जाया करते थे पानी पिलाने, चराने के लिए। तो बाबा की एक बात बड़ी मशहूर रही है, उस समय इनके पास एक घड़ा होता था, मटकी जिसे कहते हैं। तो जहाँ इनको मौका मिला वहीं गाय का दूध निकाला और मटकी से पी गए। उसके बाद दलिया इनकी दिनचर्या में बहुत रहता है। आज भी गर्मी जैसे अभी चल रही है तो गर्मी में भी छाछ और दलिया मिला के इनके दिनचर्या में रहता है। दूध इनकी दिनचर्या में लगभग 1 लीटर आज भी इस उम्र में ये पी लेते हैं। और रोटी की अगर बात करें तो 3 रोटी सुबह, 3 रोटी शाम, और दोपहर में कुछ भी हल्का खाना, दलिया हो गया या कुछ फल फ्रूट हो गया, वो दोपहर में होता है। तो शुद्ध और घरेलू खाना ही इनकी उम्र का राज है। और निरोगी काया है तो वो भी एक बहुत बड़ा भगवान का वरदान है कि कोई शरीर में रोग नहीं है। तो इसलिए स्वस्थ शरीर है, तो इसलिए इतनी लंबी आयु इन्होंने तय कर ली। दारू खा रहे वो तो गिर गए, वो तो दुनिया से गए। अरे भाई जो चीज़ खाने की वहाँ खाओ जो परमात्मा ने हमको खाने की बनाई है। अरे दूध दियो गाय भैंस को, बकरी को दूध दियो, घी दियो, अन्न दियो है, वहाँ खाओ। ये तो राक्षसी खाना है।
ठीक है, दुष्ट को खाना हो, शराब पी लो, ये तो राक्षसी खाना हो है। यहाँ तो हमारे देश को नाश कर दिया। भाई पहले के समय में हम देखते थे कि परिवार एक साथ रहता था। आज के समय में कंपेयर करें, लोग अलग अलग हो जाते हैं। बाप बेटे से नहीं बोलता और बेटा बाप से नहीं बोलता। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कुछ बताओगे इसके बारे में? इसका देखो कुछ खास नहीं है। बुजुर्गों की कहावत है कि जिसका बिगड़ा आहार उसका बिगड़े व्यवहार। अब घर परिवारों में आप देखोगे, हमारे अगर परिवार की बात करते हैं तो हम सारे, हमारे बाबा महाशय जी के नाम से फेमस है, चौधरी खुक्कन महाशय जी, और हम इनके सारे पोते, इनके बेटे, कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करता। तो हमारा आहार बढ़िया है, इसलिए हमारा व्यवहार बढ़िया, हम सब संयुक्त रहते हैं। और जो अन्य परिवार है, जिस परिवार में आप देखोगे लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो उनका आहार बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है, घर में कलेश बढ़ा है, उसी के कारण उनके परिवार टूट रहे हैं। भाई आजकल हम देखते हैं गुर्जर समाज में दहेज का लेन देन ज्यादा ही चल रहा है कुछ, तो आपको इसके लेकर क्या विचार है, दहेज को लेकर? भाई दहेज का क्या है, दहेज के वैसे तो देखो कायदे में सख्त खिलाफ है। और हम अगर अपने गुर्जर समाज की बात करते हैं, परिस्थिति ऐसी बन गई कि मेरे साले ने आगे से दहेज लिया, उसने मुझे दिया, तो मैं भी मजबूर होगा आगे देने के लिए। इसी कारण न चाहते हुए भी हमारे बहुत गुर्जर भाई इसी के चलते दहेज दे रहे, क्योंकि वो लेके बैठे हैं। बाकी दहेज देना दहेज लेना ये दोनों ही हमेशा से गलत रहा है, एक परिवार के लिए बहुत ज्यादा खर्चे का कारण रहता है। भाई आजकल हम देखते हैं गुर्जर समाज में लोग एक दूसरे की टांग खींचने के ऊपर चलन चल रहा है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ये देखो, ये टांग खींचना ये उनका काम है जो खुद से कुछ नहीं कर पाते। सफल आदमी के पास कभी इतना समय है ही नहीं कि वो असफल के पास जाके समय बर्बाद करे। अभी आप मुझे देखो, मेरे पास काम है तो मैं जो काम नहीं कर रहा उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। अब मुझे कोई काम ही नहीं है तो मैं, मेरा दिनचर्या क्या है? जो ताश खेल रहे हैं मैं उनके पास जाऊंगा, जो लोग थाली घूम रहे हैं मैं उनके पास जाऊंगा, और भी कुछ नहीं होगा तो यहाँ से गाड़ी उठा कर लोग ग्रेटर नोएडा निकल जाएंगे, पूरा दिन मॉल में घूमेंगे फिरेंगे, कमाना कुछ नहीं, खर्च करके चले आते। उससे कभी समाज का भला होना ही नहीं। तो इससे बढ़िया अगर किसी को कुछ करना ही है तो टांग ना खींचे, सहयोग करे। कोई पढ़ने में असमर्थ है उसको समर्थन दे कि भाई तेरे को कुछ किताबों की समस्या आ रही है, चलो हम देते हैं आपको, सपोर्ट हम करते हैं, पढ़ो। और अभी यहाँ हमारे कुछ एरिया में प्रचलन चल रहा है कि कोई भी हमारे समाज में लड़की की शादी कर रहा है तो वो लड़की के कन्यादान के साथ साथ उस गांव के लोगों को कुछ अलग से राशि देता है कि आप अपने गांव में एक लाइब्रेरी का निर्माण करें। और ये समाज के लिए अच्छा संदेश भी है कि एक गांव में लाइब्रेरी होगी तो गांव की जो बेटी है उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं उनको कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। उदाहरण के तौर पे आप ले लो, भी माहेचे से हमारे यहाँ एक बॉबी भाटी जी ने शादी करी तो उन्होंने कन्या डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 51 लाख रुपए दिए, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होती है। कॉलेज का निर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम भी है। भाई आजकल हम देखते हैं यारी दोस्ती में बहुत गद्दारी हो रही है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? यार दोस्त कैसे बनाने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए यार दोस्त? भाई गद्दारी के दो ही कारण हैं। सबसे पहला आहार, जो लड़का या जो भी आदमी व्यक्ति दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, उससे आप उम्मीद ही क्या रखोगे? उससे भरोसे की उम्मीद तो रखी नहीं जा सकती। दारू पीने के साथ में लोगों के विचार बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे समाज को जो काम करना है वो यही करना है कि अच्छा खाए, अच्छा पहने और अच्छे लोगों में रहे। भाई ग्रेटर नोएडा के गांव दादूपुर सबसे बड़ा गांव माना जाता है, तो आप इस गांव के बारे में क्या बोलना चाहोगे? गांव के बारे में मैं अगर बात करूं या गांव के लोगों में मैं बात करूं तो संपूर्ण भारत में हमारे पूरे गुर्जर समाज में ये गांव माना जाता है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे देवराज नागर जी। हमारे गुर्जरों के सबसे पहले डीजीपी रहे थे, डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे थे, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस उत्तर प्रदेश। और उसके बाद देखें तो उन्हीं के परिवार से हमारे बाबा घासी पहलवान जी रहे, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान रहे थे उस समय। और अगर बात करें, आपने हरिंदर प्रधान जी का नाम सुना है, वो भी इसी गाँव से आते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए थे, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कार्य किए थे, या असहाय लोगों की मदद करी उनके बेटी की शादी करने के लिए। कुछ लोगों के मकान भी उन्होंने बनवाए थे हरिंदर प्रधान जी ने। गांव शुरू से ही अच्छा रहा है। और मेजर महबूब सिंह नागर जी रहे हमारे गांव में, उस समय मेजर रहे थे जब हमारे अंग्रेज़ों के गुलाम देश हुआ करता था, यानी गुलाम देश में भी वो मेजर थे आर्मी में। तो इसलिए गांव तो शुरू से ही फेमस रहा है, इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। बढ़िया IAS IPS अधिकारी बहुत पुराने समय से रहे हैं। और इंडियन IB में, इंटेलिजेंट ब्यूरो जो हमारी एक फोर्स होती है, उसमें IG रैंक से रहे थे हमारे योगेश्वर राज नागर जी। तो गांव को, देश को हमारे गांव ने बहुत अधिकारी दिए हैं। गुर्जरों का गौरव हमेशा से गांव बढ़ाता आ रहा है और भविष्य में भी बढ़ाता रहेगा। भाई हमारे गुर्जर समाज में एक से एक योद्धा पैदा हुए हैं, जैसे सुंदर गुर्जर दुजाना
और हमारे बाबा 105 साल के जिन्होंने स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, और नीरज तौर पेप्सू भाई, उनके लिए आप भाई क्या बोलना चाहोगे? इसमें भाई देखो, बिल्कुल सुंदर नागर दुजाना साहब का मैंने खूब नाम सुना है, उनके बारे में खूब पढ़ा है। उन्होंने उस समय देश के प्रधानमंत्री के लिए ओपन चैलेंज कर दिया, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो बहुत बड़ी मिसाल भी उन्होंने दी। एक क्षत्रिय कौम को उन्होंने बहुत अच्छे से उस समय प्रेजेंट करा। और नीरज भाई पेप्सू हमारे, उनसे कभी व्यक्तिगत तौर पे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस हम आए दिन देखते रहते हैं, और बहुत ही अच्छा उन्होंने समाज का नाम रोशन किया है। युवाओं के लिए वो एक आइडल बने हैं, बहुत अच्छी उनकी बॉडी बनी है। और अगर उन्हीं की बॉडी की बात करें या शरीर में बल की बात करें, तो हमारे यहाँ हमारे बाबा के ज़माने में मुगदड़ प्रतियोगिता हुआ करती थी, तो उस समय हमारे बाबा भी 80 किलो 90 किलो की मुगदड़ उठाया करते थे। और वर्तमान में भी हमारे गांव में बहुत लड़के हैं जो 80 किलो 90 किलो की मुगदड़ उठाते हैं। और एक अपना ही भाई है अनिल नागर, जो कि टिप्लू के नाम से बड़ा फेमस है। 220 किलो ब्रेंच प्रेस कर देते बड़े इजीली, वो 220 किलो तक की ब्रेंच प्रेस कर लेते हैं। और एक समय की बात है, मैं खुद वहाँ मौजूद था जिम में, तो जब 220 की वो प्रैक्टिस कर रहे थे जिम के अंदर, तो जो रॉड होती है वो रॉड ही उनकी टूट गई। वो इतना वज़न उठा लेते हैं चेस्ट पे कि जो रॉड होती है जिम के अंदर वो रॉड ही टूट गई। और उन्होंने बहुत सारे मेडल, बहुत सारे पुरस्कार गांव के लिए जीते हैं, गांव का अच्छा नाम रोशन किया है, समाज का अच्छा नाम रोशन किया है। कि आज के समय में जहां युवा दारू मांस मदिरा में सेवन करके पागल हो रखा है, वहां इस गांव में ऐसे ऐसे लड़के हैं कि 220 किलो वजन बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। भाई हम बाबा की बात करें तो बाबा की आज भी 105 साल की उम्र है और इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। तो भाई बाबा ने आपको कुछ बताया होगा, इनका बचपन कैसा रहा और क्या करते थे बचपन में, क्या खाते पीते थे, तो कुछ बता दो भाई। भाई अगर बाबा के बचपन की बात करें तो बचपन बड़ा दुखदाई था। उसका कारण ये था, जैसा कि अभी आपने देखा, आज से कुछ 5 साल पहले कोरोना नाम की एक महामारी आई थी। तो ठीक उसी प्रकार जब बाबा का जन्म हुआ था 1920 में, तो उस समय भी किसी प्रकार की महामारी आई थी, जिसमें बाबा हमारे मात्र 9 महीने के थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया उस गिल्ट बीमारी के चलते। फिर 2 महीने बाद, यानी कि जब बाबा की उम्र 11 महीने थी, तो उस समय इनके पिता का भी देहांत हो गया। तो जीवन बड़ा ही दुखदाई रहा, बगैर माँ बाप के इनका जीवन रहा। लेकिन उस समय बाबा की बहन, जिनका नाम शिवदेई था शिवदेई, और वो जमालपुर में उनकी शादी हो रखी थी, तो वो बाबा को फिर अपने साथ ले गई और उन्हीं ने बाबा का पालन पोषण किया। फिर जब बाबा कुछ बड़े हुए, कुछ जानने लगे थोड़ा समाज के बारे में, घर परिवार के बारे में, फिर ये यहाँ वापस आए और आके अपनी जो पुश्तैनी ज़मीनें थी, तो अपनी ज़मीन में फिर ये लग गए और उसी में खेती बाड़ी कर अपना पालन पोषण चलता रहा। भाई हमारा लास्ट सवाल है, आप हमारे चैनल के लिए क्या बोलना चाहोगे? आपके चैनल के लिए और आपके लिए मैं क्या ही कहूँ, आप तो समाज के लिए जो कार्य कर रहे हो वो वाकई सराहनीय है, प्रशंसा के काबिल है। आप राजस्थान से चल करके ज़िला गौतम बुद्ध नगर यूपी में आए हैं, तो इसमें तो आपकी वाकई जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और आपका चैनल बहुत ग्रो करे। आप ऐसे ही हमारे समाज के जो छोटी छोटी अच्छाइयाँ हैं, जो गांव में छोटे छोटे इलाकों में, कस्बे में दबी हुई अच्छाइयाँ हैं, आप उनको निकालने का काम कर रहे हो, जो वाकई सराहनीय है। धन्यवाद। कि भाई आपने हमें इतना प्यार सपोर्ट दिया यहाँ आने के लिए, तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम जी, राम राम भाई।